हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। आज हम आपको सेकेंड बुक में जो 4 चैप्टर पढ़ने हैं उसी में से पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है यात्रियों का नजरिया, उसी यात्रियों के नजरिए के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं सेकेंड बुक। जो हमारा सेकेंड बुक जो है ना, यही सेकेंड बुक के जो चैप्टर है पांचवा चैप्टर जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए और फिर समाज के बारे में उनकी समझ। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें कहने का मतलब ये हो कि यात्रियों के नजरिए से हमें क्या समझना है। चैप्टर है सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है 5वां चैप्टर। आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम मुख्य रूप से 3 यात्री के बारे में पढ़ेंगे और यही 3 यात्री जो अपने कालखंड में आए थे और जो वो लोग आए थे, जिन चीजों को उन्होंने लिखा, सुना, समझा, देखा, वो सारी चीजें हमारे लिए एक यादगार बन करके रह गई। इसी को हम क्या कहते हैं? यात्रियों का नजरिया कहते हैं कि जो चीज उन्होंने देखा, सुना, समझा और लिख करके छोड़ करके चले गए, तो आज के डेट में जब हमारे देश के राष्ट्रवादी लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया तो उनके समय में क्या हुआ? वो एक इतिहास के स्रोत के रूप में डेवलप हुआ। मुख्य रूप से 3 यात्री आए थे। सबसे पहले अल बरूनी आया था, उसके बाद इबन बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर जैसे व्यक्ति भारत में आए थे। ये तीनों ही व्यक्ति के बारे में हम लोग जब यहाँ पढ़ना और समझना शुरू करेंगे तो इसे ही हम यात्रियों का नजरिया कहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके बारे में, यात्रियों के नजरियों के बारे में। कहते हैं कि इस अध्याय में हम यात्रियों के नजरियों के वृतांत, यानी जो उन्होंने अपना विवरण दिया, यानी जो चीज उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने समझा और अपने यात्रा वृतांत के दौरान, यानी जब यात्राएं कर रहे थे उस दौरान उन्होंने जो जो भारत में देखा, सुना, उसको जो लिखा और उसी को एक किताब के रूप में रख दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं? यात्रियों के यात्रा वृतांत कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि यात्रा वृतांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे यात्रियों के उन अनजान समाज के बारे में जानने का प्रयास किया। यानी सबसे पहली बात यह है कि जो यात्री भारत में आए, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ इबन बतूता एक व्यक्ति आता है। हालांकि पहले तो अल बरूनी ही आता है, लेकिन वो भी हमारे समाज के बारे में नहीं जानता है। ख्वारिज्म से आता है, मध्य एशिया से आता है, लेकिन यहाँ के समाज के बारे में वो कैसे जाना? तो यहाँ के समाज के बारे में कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ भाषाओं के लेकर के उसे डिबेट हुई, कुछ भाषाओं को लेकर के समस्या हुई। इन सब सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो धीरे धीरे इन चीजों को जानने का प्रयास किया और तब यहाँ से समझ करके उसने लिखने की कोशिश की। तो एक तो यही होती है कि कैसे यात्रियों ने इन अनजान समाज के बारे में जानने का प्रयास किया। अच्छा, दूसरी बात कि महिलाओं और पुरुषों के कार्य की तलाश। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर और आता है कि यात्री क्यों कहीं पर जाते थे? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी यात्री, चाहे उस समय लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर क्यों करते थे? एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि यात्री यात्रा वृतांत क्यों किया करते थे, यात्राएं क्यों करते थे? तो सबसे पहली बात है कि महिला हो या पुरुष, कार्य की तलाश में, सबसे पहली बात क्या है भाई? तो कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लोग जाते थे। किसके लिए? तो काम की तलाश में। आज भी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सफर करते हैं, जहां पे किसके लिए? कार्य की तलाश में। तो पहला हो गया। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। मान लीजिए कहीं पे रह रहे हैं, वहां पे प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं पे हम मान लीजिए पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वहां पे बाढ़, भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड कर जाए, कहीं पे मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे कुछ समस्या, कहीं पे सूखा आ जाए, तो ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इन प्राकृतिक आपदाएं कहीं खास क्षेत्र में जब आ जाता था तो उस इलाका को छोड़कर जब व्यक्ति दूसरे इलाके में चला जाता था, इसे ही हम क्या बोलते थे?
प्राकृतिक आपदा बोलते थे। तो इसकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण। तीसरा, व्यापारी जाते थे, व्यापार के लिए व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर करते थे। देखिए यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यात्री यात्राएं क्यों किया करते थे। तो पहला हमने कहा कार्य की तलाश में, दूसरा हमने कहा कि प्राकृतिक आपदा की वजह से, तीसरा हमने कहा कि व्यापारी व्यापार की वजह से सफर करते थे, सैनिक सेना की सहायता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तीसरा पुरोहित अवर तीर्थ यात्राओं यानी पुरोहित भी अपनी कुछ कार्यों की वजह से, और कुछ लोग तो तीर्थ यात्रा के रूप में क्या करते थे, यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। आज भी हम लोग अपना सफर करते हैं के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्री यात्राएं किया करते थे। कई बार जैसे मान लीजिए हम इब्न बतूता को ले ले कि साहसी भावना से वो एक जगह से दूसरी जगह विश्व को देखने के लिए, घूमने के लिए, उसने भ्रमण करने के लिए घर से निकला और कहां कहां गया, घूमा, पूरा मध्य एशिया होते हुए घूमते हुए गया, जिसे हम विश्व यात्री के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में यात्राएं कई कारणों की वजह से लोग करते थे, और ये क्वेश्चन आपको हमने एक बताया यहाँ पर, जिसके लिए हमने कहा कि 5 से 6 पॉइंट आपको बता दिया। पहला ही 3 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से ये कंप्लीट हो सकता है। दूसरा कह रहा है, अब देखिए आगे, यात्राएं की है और एक नए समाज के बारे में जानने का प्रयास किया। जब लोग यात्राएं कर रहे थे तो एक नया समाज के बारे में जान रहे थे। निश्चित तौर पर तो जानेंगे ही जानेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से मैं यात्रा करके बिहार अगर जाता हूं तो निश्चित तौर पे बिहार के बिहार वासियों के साथ एक नया हमारा कंसेप्ट जुड़ेगा और उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार मध्य एशिया से चल करके अगर अल बरूनी भारत में आता है, अफ्रीका से चल करके इब्न बतूता भारत में आता है, और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो अगर फ्रांस से चल करके भारत में आता है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो यहाँ की जानकारी वो भी प्राप्त करेगा। ये 3 ही यात्री आए थे, तीनों के बारे में हम चर्चाएं अलग अलग करेंगे। प्रयास किया है, साथ ही वहां की प्रथा, भाषा और आस्था एवं व्यवहार में भी भिन्नता पाई। और जब एक जगह से दूसरे जगह जब वो लोग गए तो देखे कि वहां की जो प्रथा है, जो कल्चर है, वो हमारे देश से इस देश में अलग है, पहली बात। दूसरी, भाषा भी उस देश से इस देश की अलग है। तीसरी बात, आस्था, जो विश्वास की आस्था होती है वो भी हमारा अलग है, इनका अलग है। इसके बाद व्यवहार भी एक जगह से दूसरी जगह हमारा अलग है। तो ऐसी स्थिति में प्रथा, भाषा, आस्था और व्यवहार में भिन्नता भी पाई गई अलग अलग, और उसे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। जब एक जगह से दूसरी जगह सफर किए और इतनी कठिनाइयां आई तो इसको उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का काम किया। इसे ही हम यात्रा वृत्तांत की बात कहते हैं। अच्छा, प्रयास किया जो आगे चलकर इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान किया, और यही इसका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत आगे चल करके उस समय के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास एक स्रोत बन करके उभरा, जिसके माध्यम से हम वर्तमान में उस समय की परिस्थितियों को जान पाते हैं। इसीलिए लोग यात्रा वृत्तांत किए और वहां के बारे में जो लिखा, सुना, समझा, वो हमारे लिए आज एक स्रोत बन करके आया। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम इस किताब में पढ़ेंगे। इस प्रकार उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण से हमें अतीत की जानकारी मिल जाती है। निश्चित तौर पे पिछले की कहानी पता चलता है। इसके लिए हम 3 यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास 3 कौन होंगे? पहला अल बरूनी जो उज्बेकिस्तान से आया था, पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे इब्न बतूता जो मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, वहां से आया था। और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का से आया था, यूरोप का रहने वाला था। ये सब लोग 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच आए थे। 3 यात्री भारत आए और अपना अपना विवरण दिया, और इसी के विवरण के आधार पर हम लोग 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके बीच की जानकारी हमें
प्राप्त होती है 10वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक। किनसे? तो उस समय के आए इन 3 यात्रियों से, जिनका नाम था क्या? इब्न बतूता। एक दूसरा था, पहला व्यक्ति जो था अल बरूनी था, और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर था। ठीक है, अब चलिए, अब हम सबसे पहले अल बरूनी की बात करते हैं। कहते हैं कि अल बरूनी जो था, इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद के किताब के माध्यम से ही हमें जानकारियां प्राप्त होती है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ख्वारिज़्म से पंजाब तक। कहने का मतलब था कि उज्बेकिस्तान का ये रहने वाला था, उसी में एक शहर था जिसका नाम ख्वारिज़्म था, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। हालांकि महमूद गजनवी जो था ना, वो महमूद गजनवी भारत में भी आक्रमण किया था, और कभी कभी दक्षिण में भी मतलब मध्य एशिया में भी आक्रमण करता था। उसने उज्बेकिस्तान पर आक्रमण किया था क्योंकि गजनी का रहने वाला था, और वहां पर जब उज्बेकिस्तान पर यानी ख्वारिज़्म पर जब उसने हमला किया, तो वहां से बहुत सारे विद्वानों को पकड़ करके अपने देश गजनी लेकर के आया था। उन बहुत सारे विद्वानों में एक विद्वान अल बरूनी भी था, और वहां आकर के वो रहने लगा। धीरे धीरे गजनी ही अल बरूनी को पसंद आने लगा और वहां रहने लगा। इधर महमूद गजनवी जो बार बार भारत पर आक्रमण करता था, हर साल आक्रमण करता था और सोना चांदी अन्य चीजें लूट करके ले जाता था, अपना जीवन चलाता था। जिसके साथ ही साथ वो भारत के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू कर दिया अल बरूनी ने। और तब जाकर के एक बार अल बरूनी ने कहा महमूद गजनवी से कि हमें भी हिंदुस्तान देखना है, लेकर के चलिए। तो उसने इसके साथ आया, और आते आते पंजाब तक ही रुक गया, आगे गजनी निकल गया। इसीलिए इसके यात्रा वृतांत को हम ख्वारिज़्म से पंजाब तक के बारे में जानते हैं, जिस दौरान उन्होंने जो भी कठिनाइयां हुई, कठिनाइयों का विवरण किया, जो जानकारियां प्राप्त किया, और सारे को इकट्ठा करके एक किताब लिखा जिसे हम किताब उल हिंद कहते हैं, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ख्वारिज़्म कहां से कहां तक ये सफर करता है। कह रहा है कि अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित एक ख्वारिज़्म जगह था, वहां पर हुआ था। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ख्वारिज़्म एक शिक्षा का केंद्र बिंदु था। क्या था जी? ख्वारिज़्म जो था वो एक शिक्षा का केंद्र बिंदु था, इसलिए अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। कई भाषाओं की जानकारी रखता था, कई भाषाओं से जाता था, जैसे सीरियाई भाषा हो, फारसी भाषा हो, हिब्रू भाषा हो, तथा संस्कृत इत्यादि भी वो बहुत अच्छा बोल पाता था और समझ भी पाता था इत्यादि। अल बरूनी की यूनानी भाषा की जानकारी उसे नहीं थी, फिर भी प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों की यह जानकारी रखता था। किसकी रखता था? प्लेटो मतलब दार्शनिकों की जानकारी ये रखता था। यानी कई भाषा, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत भी, संस्कृत तो नहीं जानता था, लेकिन संस्कृत तो बाद में जान गया था और सीख गया था। जानकारी उसे आ गई थी। शुरू में संस्कृत तो नहीं जानता था। ठीक है, यूनानी भाषा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समझ जाता था। अन्य यूनानी दार्शनिकों की यह जानकारी रखता था। 1017 में, ठीक है, कब? 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनवी, यानी जो महमूद गजनवी था, उसने ही तो किया था किस पर? ख्वारिज़्म पर हमला। ठीक है, ख्वारिज़्म में 973 में किसका जन्म हुआ? अल बरूनी का हुआ, जो एक शिक्षा का केंद्र था। उज्बेकिस्तान में वो जगह था, वहीं पर वो रहता था, कई सारे विद्वान वहां रहते थे। 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण किसने किया? तो सुल्तान ने किया। कौन सा सुल्तान ने जी? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और उस दौरान उसने कई सारे विद्वान और कवियों को पकड़ करके ख्वारिज़्म को तो पहले लूटा, और पकड़ करके बंधक बना करके अपने देश गजनी ले करके आता है। और गजनी में जब लाता है तो वहां पर उसी के साथ साथ कौन आता है? अल बरूनी भी चलाता है, को अपने राजधानी बंदी बनाकर लाया, जिसमें अल बरूनी भी एक था। कई सारे विद्वानों में अल बरूनी भी क्या था? एक था। अल बरूनी एक बंधक के रूप में
गजनी आया। कहाँ आया जी? गजनी आया। किसने लाया जी? महमूद गजनवी ने लाया। लेकिन उसे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ आने के बाद गजनी उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो यहाँ को समझने लगा और यहाँ रहने लगा। कौन? अल बरूनी, जिसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान के अंदर आता था। 973 में हुआ था। लेकिन उसे काफी ज्यादा पसंद भी आया और अपनी मृत्यु तक गजनी में ही रहते हुए उसे भारत के प्रति रुचि जगी, यानी विकसित हुई। जब वहां रह रहा था तो उसे भारत को देखने की इच्छा जाहिर थी, उसको भारत को समझने की इच्छा जाहिर किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो एक बार वो महमूद गजनवी के साथ भारत की तरफ भी आने का प्रयास किया। 8वीं से शताब्दी से ही संस्कृत में रुचि, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने से तथा पंजाब का गजनी साम्राज्य का हिस्सा बनने से, स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से आपसी विश्वास धीरे धीरे उसका क्या था और समझ का वातावरण बनने लगा था। अल बरूनी ने भारत की यात्रा की लेकिन उसे भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा। देखिए अब यहीं पर पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है 3 नंबर में कि जब अल बरूनी भारत आया तो उन्हें किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। तो 3 अवरोध थे। एमसीक्यू को लिया जाए तो अल बरूनी का जन्म कहां और कब हुआ, दोनों आप बता सकते हैं। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो भी बता सकते हैं। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी, तो अरबी भाषा में लिखी थी, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन भाषा की वो जानकार नहीं था, तो कई भाषाओं की जानकार रखता था, लेकिन संस्कृत पहले वो नहीं जानता था, बाद में जान गया। यूनानी नहीं जानता था, लेकिन वो समझ सकता था। साथ ही साथ अन्य चीजों की उसने समझ रखी थी। लेकिन जब वो भारत में आया तो उसे कई अवरोध मिले, यानी बाधाएं उत्पन्न हुई चीजों को समझने में, जिसमें 3 बाधाएं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अवरोधों का सामना करना पड़ा। जैसे सबसे पहले संस्कृत भाषा से वो परिचित नहीं था। ठीक है, पहली बात उससे समस्या हुई जब भारत में आया हो 1017 में, तो सबसे पहले उसे किस चीज की समस्या हुई, तो उसकी समस्या हुई संस्कृत की। यानी संस्कृत वो समझ नहीं पाता था और हिंदुस्तान में सारे लोग संस्कृत ही बोला करते थे। ब्राह्मणवादी उस समय प्रवृत्ति थी। पहली समस्या संस्कृत से परिचित नहीं था। साथ ही धार्मिक अवस्था, दूसरा क्या हुआ उसका, धार्मिक, यानी धार्मिक भी, यहाँ पे धर्म भी अलग था, धर्म के लोग भी थे, तो धार्मिक अवरोध बना। पहला भाषा, दूसरा धर्म और प्रथा, दोनों ही था, भिन्नता था। तथा तीसरा अभिमान, यहाँ के लोगों में स्वाभिमान बहुत ज्यादा था, तो स्वाभिमान भी एक क्या करा, कारण बना। तो अब आपसे पूछा जाए कि अल बरूनी जब भारत आया तो उसे किन किन अवरोधों का सामना पड़ा। पहला भाषा संस्कृत के रूप में, दूसरा यहाँ की प्रथा, ठीक है, यहाँ की धार्मिक अवस्था और प्रथा, और तीसरा यहाँ पर स्वाभिमान लोगों का जो था वो। ये 3 चीजें उसके जीवन में बहुत बाधा उत्पन्न कर रही थी। कई बाधाओं के बावजूद भी, इन्हीं सब कई बाधाओं के बावजूद भी अल बरूनी भारत में पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों का अध्ययन किया और अपने अनुभव को अपनी कृति, यानी अपने द्वारा लिखी गई किताब किताबुल हिंद में लिखा, जो अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत का प्रभाव था। क्या था? अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत का प्रभाव था। 70 वर्ष की आयु में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार छोटा सा संक्षेप में अल बरूनी की कहानी आती है। अब अल बरूनी की कृति हम लोग पढ़ते हैं। अब हम अल बरूनी के बारे में पहले बताएंगे कि अल बरूनी की कृति क्या थी। किताबुल हिंद थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट तरीके से इसने लिखा है। किताबुल हिंद अल बरूनी की भारत यात्रा का एक संपूर्ण वृत्तांत है। पूरी जानकारी क्या करता है, देने का काम करता है, जिसमें उसने भारत के धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, यहाँ की प्रथा, यहाँ की सामाजिक जीवन, भार तौल और यापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मानव विज्ञान आदि विषयों के आधार पर
टोटल ये किताब 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने भागों में लिख रखा है? 80 अध्याय में ये किताब लिखा है। किसने? अल बरूनी ने। और कहा जाता है कि ज्यामितीय विधि के आधार पर लिखा है। अब आपका सवाल पूछेगा कि ज्यामितीय विधि क्या होता है? तो ज्यामितीय विधि का मतलब ये होता है कि अल बरूनी क्या करता था कि पहले एक प्रश्न करता था, खुद से ही अपना प्रश्न करता था, फिर उस प्रश्न का उत्तर देता था और फिर उस उत्तर का भारतीय समाज और अरब समाज यानी जो मध्य एशिया का समाज था उस समाज से तुलना करता था। फिर तुलना करके आगे बढ़ जाता था, फिर अगला सवाल करता था, फिर उसका उत्तर लिखता था, फिर उसकी तुलना करता था और फिर तीसरा सवाल करता था, उत्तर लिखता था, फिर तुलना करता था। और इस प्रक्रिया से जो किताब लिखी गई थी इसे ही हम ज्यामितीय विधि कहते हैं, जो कुल मिलाकर 80 अध्यायों में किताब कंप्लीट होती है, जिसका नाम किताबुल हिंद था। ठीक है, विभाजित है। कह रहा कि हर अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है और नीचे उसका वर्णन किया जाता है, फिर उसकी तुलना अन्य सामाजिक संस्कृति से की जाती है। इस प्रकार कुल विद्वानों का मानना है कि यह एक ज्यामितीय संरचना पर आधारित था। ठीक है, अल बरूनी ने अपनी कृति किताबुल हिंद में जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से किया था। यानी भारत की जाति व्यवस्था की तुलना उसने किससे किया? भारत की जाति व्यवस्था की तुलना उसने किससे किया था? उसने फारस की जाति व्यवस्था से किया था। ठीक है, अब चलिए, अब कह रहा है क्या? फारस की जाति व्यवस्था और भारत की वर्ण व्यवस्था से की थी। अल बरूनी ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना फारस से की और उसमें सुधार की कोशिश की, इसलिए उसका सामाजिक वर्णन एक आलोचनात्मक वर्णन है। आलोचनात्मक वर्णन का मतलब ये होता है कि उसने जो देखा उसकी आलोचना भी की और उसका वर्णन भी किया। आलोचना मतलब दूसरे से तुलना किया, उसी को हम आलोचनात्मक वर्णन कहते हैं। यानी कहीं से अच्छा देखा, कहीं पे बुरा देखा, किसी को अच्छा लिखा, किसी को बुरा, तुलनात्मक तरीके से लिखने का काम किया था। उसने समाज के बारे में बताया था, भारत का समाज कैसा था और फारस के समाज की तुलना किया था। आलोचना पढ़ाई थी। अल बरूनी हर एक चीज का वर्णन करने का प्रयास किया जिसके बारे में वह जान सकता था। तो इस प्रकार देखा जाए तो अल बरूनी भारत में जो किताब लिख कर छोड़ के चला गया वो आगे के समय के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्रोत बना, जिसके माध्यम से हम अपना आज का इतिहास लिखते हैं। वही था जिसका नाम किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई किताब थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। 80 अध्याय में था, ज्यामितीय विधि पर आधारित था। क्लियर? जब वो आया था तो उस समय भारत में राजपूत काल चल रहा था, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति हावी थी। अब आता है दूसरा यात्री जो था, जिसका नाम था इबन बतूता। कहते हैं कि इबन बतूता अफ्रीका में मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को में एक शहर था जिसका नाम तेंजियर था। उसी तेंजियर शहर में एक सम्मानित परिवार था, शिक्षित परिवार था, जिस परिवार में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसे इबन बतूता कहते हैं। इबन बतूता शुरू से ही किताबों में कम, घूमने में ज्यादा भरोसा रखता था। यानी किताब तो पढ़ता था लेकिन किताबों में दी गई उदाहरणों को घूम करके, देख करके समझने में वो ज्यादा दिलचस्पी रखता था। इसीलिए वो विश्व यात्री के भ्रमण के रूप में निकला था, जिसे हम आगे चल करके विश्व यात्री कहते हैं। भारत में भी आया था और भारत में आने के बाद उसने उस समय भारत में अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक व्यक्ति, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उसी के समय में भारत में आया था और उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त भी किया था। हालांकि कुछ विवाद होने के बाद से उसे कारागार में भी डाल दिया था, लेकिन विवाद खत्म होने के बाद उसे स्वतंत्र किया और उसे अपना दूत बना करके चीन भी भेजा था। इसी बीच में उसने भारत को लेकर के एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। रिहाला उसकी अरबी में किताब लिखी गई थी जो बड़ी ही फेमस थी और उस समय की जानकारी का बहुत ज्यादा स्रोत हमें उपलब्ध कराने में वो किताब सक्षम थी। तो आज हम चलते हैं इसी इबन बतूता के किताब रिहाला और उसके जीवन के बारे में समझते हैं। बाकी डिटेल अगले वीडियो में समझेंगे। एक आरंभिक विश्व यात्री इबन बतूता पहला यात्री था जिसने लगभग पूरी विश्व की यात्राएं की।
इसीलिए उसे विश्व यात्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विश्व यात्री के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो अरबी भाषा में लिखा गया था उसे रेहाला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्राएं की थी और यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी अपनी पुस्तक रेहाला में उपलब्ध कराई थी। इसका जन्म मोरक्को के तेंजियर, अभी जो मैंने बताया था, तेंजियर में एक सम्मानित शिक्षित परिवार में हुआ था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था कि इससे हमें ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, मानता था। इसे यात्रा करने का बहुत शौक था, इसलिए वह नए नए देश और लोगों के विषय में जानकारी जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। 1332 और 33 में भारत आने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक और फ्रांस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका की तटीय बंदरगाहों की यात्राएं भी किया था। मध्य एशिया के स्थल मार्ग के रास्ते 1333 ईस्वी में वह सिंध पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में वह कहां पहुंचा था जी? सिंध पहुंचा था। ठीक है, इस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जिसे हम लोग MBT के नाम से जानते थे, जिसके बारे में इब्न बतूता पहले से ही सुन रखा था कि वह कला और साहित्य का बहुत जानकार विद्वान है। इब्न बतूता मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा और सुल्तान की विद्वता से प्रभावित हुआ। सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया जी? दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उसे काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया। इस पद पर वह कई वर्षों तक रहा, लेकिन इसने अपना विश्वास खो दिया, जिसके बाद सुल्तान ने इसे कारागार में कैद कर दिया। लेकिन जल्द ही गलतफहमी दूर होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा? चीन भेजा। इब्न बतूता ने सुमात्रा के रास्ते जहाज से होते हुए चीन पहुंचा और इसने चीन की यात्रा भी की और बीजिंग भी पहुंचा। 1347 में वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया। हालांकि इसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। किसकी? इब्न बतूता की। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता भी एक विश्व यात्री था और मार्को पोलो भी, जो इटली का रहने वाला था, वो भी एक विश्व यात्री के रूप में भ्रमण कर चुका था। ठीक है, इब्न बतूता ने उन नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि की जानकारी अपनी पुस्तक रेहाला में दी। 14वीं शताब्दी में यात्रा करना एक जोखिम भरा कार्य भी था, क्योंकि उस समय सुरक्षा की व्यवस्था उत्तम नहीं होती थी और लुटेरों का रास्तों में सामना करना पड़ता था। यहां तक कि इब्न बतूता ने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में पूरा की थी और इस 40 दिन में पूरा किया था। लोग यात्रा कारवा बनाकर करते थे, यानी ग्रुप में चलते थे, क्योंकि डाकुओं और का भय रहता था। किसका भय रहता था भाई? डाकुओं का भय ज्यादा बना रहता था, रास्ते में लूटने का। यहां तक कि इब्न बतूता के कारवा पर भी हमला हुआ था। कई इसके साथी रास्ते में ही मर गए थे, लेकिन किसी तरह से ये बेचारा बच करके दिल्ली तक पहुंचने में सफल रहा था। मुल्तान से दिल्ली की यात्राओं के दौरान इसके कारवा पर भी कई हमले हुए और इसके कई साथी मारे गए, लेकिन इब्न बतूता बचने में सफल रहा। अब आता है जिज्ञासाओं का उपयोग। इब्न बतूता कुछ जिज्ञासु आदमी था, नया नया सीखता था, तो हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। इब्न बतूता के बारे में एक संक्षेप में हम थोड़ी सी बता देते हैं। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था जी? तो अफ्रीका में मोरक्को देश के शहर तंजियर में एक शिक्षित परिवार में इसका जन्म हुआ था और वहां से निकल करके ये हिंदुस्तान तक 1333 में पहुंचा था।
इसके किताब का नाम रिहाला था। इसे विश्व यात्री के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में इसने लिखा था। भारत में इसने काजी के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। अगला राजदूत बना करके 42 में इसे 1342 में चीन भेजा गया और वहां से ये वापस गया, अपने गांव चला गया और उसके बाद 47 में गांव चला गया और एक किताब लिखा जिसे रिहाला कहते हैं। बहुत ही साहसी और कर्मठशील व्यक्ति था ये, ठीक है। अब कहता है कि इब्न बतूता एक जिज्ञासु और हठीला प्रवृत्ति का यात्री था। इसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पहले कई वर्षों तक अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग और भारतीय उपमहाद्वीप के चीन की यात्राएं भी की थी। इस प्रकार इसने अपने जिज्ञासा एवं हठीला प्रवृत्ति के कारण विश्व की यात्रा की। इस यात्रा का वृतांत इसने अपनी पुस्तक रिहाला में किया है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमने इब्न बतूता के बारे में अध्ययन किया और इब्न बतूता के बारे में आपको बताया। अब आता है फ्रांसवा बर्नियर। कौन आता है? फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर था। फ्रांसवा बर्नियर कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था और चिकित्सक भी था, ठीक है। एक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। इसने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और इसके यात्रा वृतांत को हम एक नाम देते हैं। इसकी किताब का नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर के नाम से इसका यात्रा वृतांत जाना जाता है। फ्रांस का रहने वाला था, यूरोप से आया था, ठीक है ना। ये व्यक्ति थोड़ा सा ना, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से दृष्टिकोण से भारत को नहीं समझ पाया और तुलना इसने हर बात में किससे की? फ्रांस से किया था, ठीक है। नाम से जानता था। इसने फ्रेंच भाषा में इसे लिखा था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा था। लगभग 1500 ईसा के बाद भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद कई सारे यात्री भारत आए, जिनमें से फ्रांसवा बर्नियर भी एक था। इसने अक्सर रोजगार की तलाश में मुगल साम्राज्य के दरबार में आया था। बर्नियर 1565 से 56 से लेकर 1656 से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का ये चिकित्सक के रूप में काम किया। बाद में मुगल दरबार अर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसके संक्षेप में हम छोटा सा बात ये कह सकते हैं। पूरब और पश्चिम की तुलना। कहता है कि बर्नियर ने भारत के कई भागों की यात्रा की। देखिए अब ये तुलना करता है, पूरब मतलब यूरोप, पश्चिम मतलब भारत। अब भारत और यूरोप की तुलना करता है, खास करके यूरोप की तुलना करता है, इसीलिए पूरब और पश्चिम की बात करता है। कहता है कि बर्नियर ने भारत के कई भागों की यात्राएं की और जो देखा उसके बारे में विवरण किया। सामान्य तौर पर बर्नियर भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था। किससे करता था जी? यूरोप की व्यवस्था से करता था। इसलिए कहा जाता है कि बर्नियर भारत और यूरोप की तुलना करता था। बर्नियर ने अपनी कृति फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया और तुलना के दौरान भारत की स्थिति को यूरोप की स्थिति से दयनीय बताया था। बर्नियर फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित थे, यानी बर्नियर की जो किताब थी वो प्रकाशित हुई और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में भी इसकी अनुवाद किया गया। 70 से 75 के बीच इसका वृतांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित यानी प्रिंट हुआ हो चुका था। इस प्रकार देखा जाए तो फ्रांसवा बर्नियर भी यूरोप से ही आया था और इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर के समय में आया था और शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का इसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चिकित्सक के पद पर यह काम करता था। इसने भारत और यूरोप की तुलना की अपनी किताब द मुगल एम्पायर में, द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर में। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन 3 यात्रियों के बारे में संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें बताने का प्रयास किया।
अब हम अगले वीडियो में इन तीनों ही यात्रियों के एक एक यात्री का एक एक वीडियो हम डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो आप बहुत ही आसानी से लिखने में भी सक्षम हो जाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।